हे गाइस, वेलकम बैक टू द सेकंड लेक्चर ऑफ ऊप्स बाय ऋतिक कोड। सो जिन्होंने फर्स्ट नहीं देखा है, मैं सजेस्ट करूंगा आप वो देख लीजिए ताकि आपको इसकी बेटर अंडरस्टैंडिंग हो। सो जहां से हमने छोड़ा था वहीं से चालू करेंगे। एक्सेस मॉडिफायर्स के बारे में ढंग से पढ़ेंगे और चारों पिलर इनहेरिटेंस, सब्सट्रैक्शन, इनकैप्सुलेशन एंड पॉलीमॉर्फिज्म को भी डिटेल में देखेंगे और सब क्लासेस और सब के बारे में जो भी बचा है सब कुछ सीख जाएंगे ऑल इन ऑल में, ये बोलना चाहता हूँ। सो स्टार्ट करते हैं। सो 4 पिलर ऑफ ऊप्स। सो पहले हम लोग डील करेंगे व्हाट इज नोन एज इनहेरिटेंस, राइट। So inheritance, yeah. So what do we exactly mean by inheritance? मतलब जैसे हम हमारे पिताजी हैं या पापा हैं या दादाजी हैं, सो इनसे हमको क्या मिलता है? हम पैदा होते साथ ही हमको इनसे क्या मिल जाता है? हमको इनका सरनेम मिल जाता है, लाइक देयर नेम। वी उनके घर में रहते हैं, उनके मतलब सारी प्रिविलेजेस एंजॉय करते हैं जो भी थोड़ी बहुत हमें मिलती हैं। सो दिस इज़ व्हाट वी आर इनहेरिटिंग फ्रॉम देम। सिमिलरली whenever there is a class, suppose there is a parent class, maybe there is a class called parents, ठीक है, with certain data members। एक क्लास के अंदर डेटा मेंबर्स होते हैं, देयर आर सर्टेन डेटा मेंबर्स इन अ क्लास। सो अब क्या होगा जब मैं इनहेरिटेंस यूज़ करूँगा? इनहेरिटेंस करना मतलब इनहेरिट करना, अपने माँ बाप से कुछ इनहेरिट करना। मान लो मैं एक सब क्लास बना देता हूँ। सो द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग इनहेरिटेंस, यहाँ मैं लिखता हूँ। सो द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग अ सब क्लास from a existing class such that the subclass inherits all the data members from its parent class is known as inheritance। अब इसको हिंदी में समझाता हूँ। ये पेरेंट्स है, मैंने एक सब क्लास बनाई चाइल्ड नाम से, ठीक है, और ये चाइल्ड जो है पेरेंट्स पे जितने भी डेटा मेंबर होगा सबको इनहेरिट कर लेगा, मतलब सारे वो यूज़ कर पाएगा जो भी पेरेंट में है, अब वो सब कुछ चाइल्ड का भी है और इसी प्रोसेस को हम लोग इनहेरिटेंस बोलते हैं। सो ये बहुत यूज़ का है और ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पिलर है हमारे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का। इसका सिंटैक्स बहुत ईजी है। सो आइए इसको पहले आपको कोड के फॉर्म में दिखाता हूँ तो ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी आपको। सो लेट्स गो टू दिस कोड। सो सपोज हम लोग क्लास बनाना सीखते हैं, क्लास पेरेंट। सो यस व्हाट, सो यहाँ पे अपन ये मार देते हैं और मान लीजिए हम लोग यहाँ पे पब्लिक डिक्लेयर कर देते हैं। पब्लिक प्राइवेट मैंने पहले समझाया था, आज हम लोग प्रोटेक्टेड भी देखेंगे वैसे। सो स्ट्रिंग सरनेम एंड इंट मनी, सम मनी, ओके, वट एवर द वेल्थ जो हमें मिलती है, ठीक है। एंड मैं बनाता हूँ एक क्लास जो चाइल्ड नाम से बनाता हूँ, ठीक है। और इनहेरिट करने का जो सिंटैक्स है वो ऐसा दिखता है, क्लास का नाम, सब क्लास जिसको हम बोलते हैं उसका नाम, फिर एक कोलन एंड देन वन मॉडिफायर। इट कैन बी पब्लिक, प्रोटेक्टेड और प्राइवेट। इसका यूज़ क्या है वो थोड़ी टाइम में बताऊंगा, पहले इसको अपन पब्लिक रख लेते हैं। पब्लिक एंड द क्लास जिससे हम लोग, जो हमारी पेरेंट क्लास है, जो जिससे हम लोग इनहेरिट कर रहे हैं उसका नाम, ठीक है। सो ये बन गई हमारी चाइल्ड क्लास। अब देखो मैं इधर कुछ नहीं डिक्लेयर करूँगा, फिर भी मैं जो सरनेम और मनी जो मैंने ऊपर बनाया था उसको मैं यहाँ यूज़ कर सकता हूँ क्योंकि मैंने वो इनहेरिट कर लिया है। सो ये लॉजिक है। सो मैं इसका एक कंस्ट्रक्टर बना देता हूँ आप लोग के लिए, चाइल्ड नाम का, जो सरनेम को सेट कर देगा। मेरा सरनेम अग्रवाल है तो अग्रवाल, एंड मनी है उसको मैं कर देता हूँ 0, मतलब ठीक है कोई एग्जाम्पशन मत लगाने लगना, वॉइड शो। और ये सी आउट कर रहा है सरनेम, जस्ट टू बी श्योर कि ऐसा हो रहा है, राइट। और इसको हम लोग सब चीज़ को क्या कर देंगे, पब्लिक कर देंगे, राइट, पब्लिक, राइट, ठीक है। अब अपन इंट मेन में आते हैं और हम लोग क्या करेंगे, एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे चाइल्ड का, मतलब हमारी डिराइव्ड क्लास या सब क्लास जो है, चाइल्ड्स को रख देते हैं सी रख देते हैं और सी से इसका कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा, हमको सिर्फ शो कॉल करना है। तो आउटपुट हमारा क्या होना चाहिए, अग्रवाल होना चाहिए, अगर सब कुछ सही रहा तो, ठीक है। सो G++, उप्स अच्छा कहीं छूट गया यहाँ पे अपना वो छूट गया था, ठीक है। सो G++, उप्स, देखो अग्रवाल प्रिंट हो गया, राइट। सो ये इसको बोलते हैं इनहेरिटेंस। अब इसमें कुछ कुछ चीज़ें होती हैं, वहाँ पहुँचने से पहले मैं आपको प्रोटेक्टेड के बारे में बताना चाहूँगा जो हमने पहले छोड़ दिया था। सो लेट्स मूव टू आवर व्हाट ओपन बोर्ड। सो या
क्लास चाइल्ड। सो इनहेरिटेंस का एक बेसिक हम लोग को फंडा समझ आ गया कि ये क्या चीज़ है, ठीक है। सो जो एक होती है पेरेंट क्लास बन गई, ये हमारी पेरेंट क्लास है, और फिर हमारी चाइल्ड क्लास है, ठीक है। इसको हम लोग सब वो भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, नीचे वाली क्लास को चाइल्ड क्लास बोलते हैं, सब क्लास बोलते हैं, डिराइव्ड क्लास भी बोलते हैं, ठीक है। सो तीनों चीज़ इसको बोल सकते हैं। और ऊपर वाली को हम लोग पेरेंट क्लास और एक और वर्ड होता है पेरेंट क्लास बुलाते हैं और बेस क्लास बुलाते हैं, राइट। सो ये सारे टर्म्स आप फैमिलियर हो जाइए, तो राइट। सो आगे बढ़ने से पहले इनहेरिटेंस में मैं आपको बताना चाहूँगा एक्सेस मॉडिफायर्स के बारे में थोड़ा और डिटेल में, ठीक है। एक्सेस मॉडिफायर्स जो हमने पिछली बार थोड़ा टच किया था बट डिटेल में नहीं गए थे। तो 3 टाइप के अपने को अभी तक ये पता चल गया है, पब्लिक, प्रोटेक्टेड और प्राइवेट, ठीक है। अब इसको मैं कहाँ कहाँ यूज़ करता हूँ, मतलब जैसे मान लो एक क्लास है, क्लास जो पेरेंट बनाई मैंने, वो सेम क्लास में यूज़ कर सकता हूँ कि नहीं, उस क्लास के अंदर, मतलब उस क्लास के विथिन मैं उसको एक्सेस कर सकता हूँ कि नहीं। फिर मैं उसको मेन फंक्शन में एक्सेस, मतलब एक ऑब्जेक्ट बना के उसको एक्सेस कर सकता हूँ कि नहीं, मतलब मेन क्लास में, मेन फंक्शन, मतलब मेन फंक्शन। और तीसरा क्या, सब क्लास। सब क्लास से अपन क्या समझे, चाइल्ड क्लास। मतलब मान लो कि मैंने पेरेंट क्लास में किसी चीज़ को पब्लिक, प्रोटेक्टेड या प्राइवेट डिक्लेयर किया, तो मैं उसको सब क्लास में एक्सेस कर सकता हूँ या यूज़ कर सकता हूँ कि नहीं। सो ये तीनों चीज़ समझते हैं, ठीक है। पब्लिक, इन केस ऑफ पब्लिक, सेम क्लास में, मतलब जैसे मैंने पेरेंट, एक क्लास है मेरे पास पेरेंट करके, मैंने वहाँ पर डिक्लेयर किया पब्लिक इंट मनी। सो मैं उस वेरिएबल को उसी क्लास में यूज़ कर सकता हूँ, मतलब उस क्लास के विथिन, हाँ ऑब्वियसली कर सकता हूँ। सो यस, पब्लिक है तो उसको मैं मेन में भी यूज़ कर सकता हूँ, ये हमने पिछली बार देखा था। और सब क्लास में भी मतलब मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। ये हम लोग अभी प्रैक्टिकल इसका देखेंगे। प्रोटेक्टेड को मैं सेम क्लास में एक्सेस कर सकता हूँ, राइट। मेन फंक्शन में मैं इसको एक्सेस नहीं कर सकता। प्रोटेक्टेड को हम लोग किसी ऑब्जेक्ट बना के डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते, नो। सब क्लास में मैं इसको एक्सेस कर सकता हूँ, सब क्लास में प्रोटेक्टेड यूज़ हो सकता है, तो राइट। और प्राइवेट को मैं सेम क्लास में एक्सेस कर सकता हूँ, मेन फंक्शन में नहीं कर सकता हूँ, और सब क्लास में भी नहीं कर सकता हूँ। सो ये था की। तो हमने तब सब क्लास का कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा था, तो इसलिए मैंने प्रोटेक्टेड को रहने दिया था। तो अब आप समझ पा रहे होंगे उस टाइम मैंने प्रोटेक्टेड की बात क्यों नहीं किया। अब इस तीनों चीज़ को हम लोग एक एग्जाम्पल के तौर पे देखेंगे, तीनों को अपन वो करके देखेंगे। सो अपन आते हैं अपने डेस्कटॉप पे। सो हमने क्लास पेरेंट बनाया था, और सबसे पहले पब्लिक वाला एग्जाम्पल देखेंगे। अभी देखो हमारे में सब कुछ पब्लिक है, तो मान लो मैं यहाँ पे पेरेंट में जो स्ट्रिंग सरनेम था, इंट मनी था, दोनों पब्लिक है। चाइल्ड में देखो मैं दोनों को एक्सेस कर पा रहा हूँ, तो विद इन द सेम क्लास भी हो गया और सब क्लास के लिए भी हाँ हो गया, कोई एरर नहीं आया था अपने पास। अब मेन में मैं इसको एक्सेस कर सकता हूँ कि नहीं, मैं वो चेक करता हूँ। तो यहाँ पे मैं कोशिश करता हूँ सी आउट करने की, मे बी सी डॉट मनी को, ठीक है, सी डॉट मनी को, और यहाँ पे एक एंडल डाल देता हूँ, अच्छा लगता है एंडल। सो यहाँ सेव कर देता हूँ। सो कोई एरर नहीं आया, और देखिए 0 प्रिंट भी हो गया है। तो पब्लिक का जो हमने बोला था सेम क्लास, सब क्लास और मेन फंक्शन तीनों में काम करता है। अब अपन क्या करते हैं, इसको प्रोटेक्टेड करके देखते हैं। प्रोटेक्टेड, सो प्रोटेक्टेड है तो हम लोग सेम क्लास में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सब क्लास में भी देखो हम लोग इसको यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पे एरर नहीं आना चाहिए। लेकिन कहाँ एरर आएगा, जहाँ पे मैं इसको मेन क्लास में डायरेक्टली एक्सेस कर रहा हूँ, कहाँ पे, लाइन नंबर 24 में। सो दिस विल रिजल्ट टू एन एरर। सो देखते हैं कि जैसा हम लोग सोच रहे हैं वैसा ही होता है कि नहीं होता है। पहले इसको सेव कर लेते हैं। सो प्रोबेबली वी विल गेट अ एरर इन लाइन नंबर 24। सो या, सो वी गॉट अ एरर सेइंग दैट कि भाई ये प्रोटेक्टेड डिक्लेयर है एंड वी कांट यूज इट हियर, राइट। तो जैसा हमने सोचा था वैसा ही हुआ। सो अब इसको अपन टैकल कैसे करेंगे ऐसी सिचुएशंस को। सो हियर जहाँ पे हम लोग उसको सब क्लास में तो डायरेक्ट कर सकते हैं, यहाँ नहीं कर सकते। सो वी वोंट यूज इट डायरेक्टली। इंस्टेड इफ वी वांट टू प्रिंट मनी वी कैन प्रिंट इट हियर। लाइक जैसे हम लोग सरनेम प्रिंट कर रहे हैं, तो वैसे ही हम लोग यहाँ पे मनी भी प्रिंट कर देते हैं, क्योंकि सब क्लास में अपन कर सकते हैं। एंड इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस वी विल कॉल ओनली वन फंक्शन, सी डॉट शो एज इट इज़ पब्लिक, राइट। सो ये मेरा काम कर देना चाहिए, कंट्रोल एस। सो दिस विल डू, सी नो एरर्स एंड अग्रवाल एंड 0 इज प्रिंटेड। यहाँ पे एक एंडल डाल देते हैं टू बी मोर क्लियर, ठीक है। या ओके, यहाँ पे मैं वो भूल गया।
देखिए अग्रवाल और 0 प्रिंट हो गया। अब ये प्रोटेक्टेड वाला भी हमारा काम हो गया, सब क्लास में कोई एरर नहीं आया, सेम क्लास में तो कर ही सकते हैं, और मेन में नहीं कर पाए तो उसको हमने सॉर्ट कर दिया। अब मान लो मैं यहाँ से प्रोटेक्टेड की जगह कर दूँ प्राइवेट, तो अब आपके पास एरर ही एरर आने वाले हैं। क्यों? क्योंकि प्राइवेट को हम लोग सब क्लास में भी एक्सेस नहीं कर सकते कुछ भी कंडीशन में। सो अभी क्या है, हम लोग को एरर अब बताओ कहाँ आएगा। सब क्लास में हम लोग जैसे बोले थे नहीं कर सकते, सो प्रोबेबली हम लोग को एरर आने वाला है लाइन नंबर में। यहाँ क्लियर कर देता हूँ क्योंकि थोड़ा गंदा लगता है ऐसे क्लियर। सो लाइन नंबर 13, 14, 17 और 18 इसमें हमारे एरर्स आने वाले हैं, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि सब क्लास में प्राइवेट वेरिएबल्स एक्सेस नहीं हो सकते। सो पहले इसको सेव कर लेता हूँ ना। हाँ, सी लाइन नंबर 13, 14, 18 and 19 as I said. So we got the errors because हम लोग प्राइवेट वेरिएबल को सब क्लास में एक्सेस नहीं कर सकते। तो ऐसी सिचुएशंस में जब आपने अपने पेरेंट क्लास में चीज़ों को प्राइवेट डिक्लेयर किया हो, तो हम लोग मेथड्स इधर बनाने की जगह ऊपर ही बना देंगे, राइट। सो हम लोग क्या करेंगे, इसका चाइल्ड में कंस्ट्रक्टर जब कॉल्ड हो रहा है तो हम लोग बोलेंगे कि सेट वैल्यूज टाइप का एक फंक्शन बना देते हैं, जो हम लोग यहाँ पे भी उसको भी अपन पब्लिक कर देते हैं यहाँ पे। सो पब्लिक void set values, ठीक है। तो ये सरनेम को कर देंगे अपन अग्रवाल और मनी को कर देंगे 0, ठीक है। और वैसे ही यहाँ पे हम लोग करेंगे void show values, राइट। और यहाँ पे हम लोग कर देंगे cout सरनेम एंडल और cout, अरे यार यहाँ पे मैं स्ट्रिंग प्रिंट हो जाएगी, cout सरनेम एंडल और यहाँ cout मनी एंडल, ठीक है, ग्रेट। सो ये हम लोग का एरर अब नहीं देगा, क्योंकि हम यहाँ पे भी रिप्लेस कर देंगे शो में शो वैल्यूज़ को, शो वैल्यूज़, राइट। तो ठीक है, ये पूरा अपना काम हो गया। देखो प्राइवेट था तो हम लोग उसको विद इन द क्लास तो एक्सेस कर सकते, जो हम कर रहे हैं सब क्लास में नहीं कर सकते, हम लोग सब क्लास में नहीं कर रहे हैं, और मेन फंक्शन में नहीं कर सकते, वो भी हम यहाँ पे अब इस एग्जांपल में नहीं कर रहे हैं। चाहे तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट आप लोग ले लो बाद में रेफरेंस के लिए। संडे को डाउट क्लास के लिए मैं आप लोग से मिलूंगा, या अगर कोई डाउट होता वहाँ भी पूछ सकते हैं। सो या तो कोई एरर नहीं आना चाहिए, नहीं आया, एंड हमारा जो आउटपुट आना चाहिए वो अग्रवाल और 0, करेक्ट। सो दिस इज़ हाउ इट वर्क्स, दीज आर एक्सेस स्पेसिफायर्स। तो ये फंडा अपने क्लियर हुआ, तो अब अपन इनहेरिटेंस में आगे बढ़ेंगे। अब जैसा कि मैंने बोला था, इस चीज़ को इग्नोर करो, ये जो मैं लिख रहा हूँ था पब्लिक, अगर मैं इसको प्राइवेट करता या प्रोटेक्टेड करता तो क्या होता, मतलब क्या एग्जैक्टली इफेक्ट पड़ता। तो आज अभी हम लोग उसके बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है। एक्सेस मॉडिफायर क्लियर है, इनहेरिटेंस अपने को कैसे होती है वो क्लियर है। अब इसमें आते हैं अपन, ठीक है। सो वी विल मूव टू आ कीबोर्ड, व्हाट फक नॉट कीबोर्ड, वी विल मूव टू आवर राइटिंग पैड, यस। सो हमने बोला वो पब्लिक हो सकता है, प्रोटेक्टेड हो सकता है या प्राइवेट हो सकता है। तो टाइप ऑफ इनहेरिटेंस अगर मैं लिखूँ, टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस, तो दिस कैन बी ईदर पब्लिक, प्रोटेक्टेड और प्राइवेट। और यहाँ पे मान लो इस कॉलम में मैं लिखता हूँ जैसे पेरेंट क्लास में जो मेरे डेटा मेंबर है वो क्या डिक्लेयर्ड है, पब्लिक है या प्राइवेट है या फिर प्रोटेक्टेड है, ठीक है। पेरेंट क्लास मेंबर्स, ठीक है, या तो वो भी 3 ही हो सकते हैं, या तो पब्लिक हो सकते हैं, या वो प्राइवेट हो सकते हैं, या प्रोटेक्टेड हो सकते हैं, प्रोटेक्टेड और यहाँ पे प्राइवेट, करेक्ट। इतना अपने को फंडा क्लियर है। तो अब देखो, अगर मैंने इनहेरिटेंस में टाइप जो पब्लिक है, जो मैंने अभी तक उसको पब्लिक रखूंगा, और जो डेटा मेंबर पेरेंट क्लास में पब्लिक था वो मेरी सब क्लास के लिए पब्लिक ही रहेगा, ठीक है। तो ये पब्लिक, जो मेरे पेरेंट क्लास में प्रोटेक्टेड था और मैं पब्लिक इनहेरिटेंस कर रहा हूँ, तो प्रोटेक्टेड का प्रोटेक्टेड ही रहेगा, ठीक है, प्रोटेक्टेड, करेक्ट। और प्राइवेट को जैसा अभी हमने सीखा, उसको सब क्लास में हम लोग नहीं ले सकते, सब क्लास में उसको एक्सेस नहीं कर सकते, तो नॉट एप्लीकेबल, ठीक है, नॉट एक्सेसिबल।
अगर मैं पब्लिक की जगह प्रोटेक्टेड इनहेरिटेंस करूँ, वहाँ जहाँ मैं पब्लिक लिख रहा था वहाँ मैं प्रोटेक्टेड लिखूँ, तो जो मेरे पेरेंट क्लास में जो चीज़ें पब्लिक रहेंगी वो मेरे सब क्लास के लिए प्रोटेक्टेड एज प्रोटेक्टेड वेरिएबल एक्ट करेगी, ठीक है। तो वो पब्लिक बन जाएगा प्रोटेक्टेड, प्रोटेक्टेड प्रोटेक्टेड ही रहेगा, और ये हम लोग एक्सेस नहीं कर सकते, नॉट एक्सेसिबल। अगर मैं प्राइवेट इनहेरिटेंस करूं तो पब्लिक वाले ऑब्वियसली प्राइवेट बन जाएंगे, प्रोटेक्टेड वाले प्राइवेट बन जाएंगे, और जो ऑलरेडी प्राइवेट है उनको मैं सब क्लास में एक्सेस कर ही नहीं सकता, तो ये NA हमेशा नॉट एक्सेसिबल हमेशा प्राइवेट के केस में रहेगा। सो इससे अपने को ये टेबल जानना बहुत ज़रूरी है, ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, ऊपर वाले टेबल जितना ही इंपॉर्टेंट है, इसको दिमाग में रखिएगा। और इसको मैं आपको एक बार कोड के फॉर्म में लिख के दिखा देता हूँ कि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो पाए। सो ये तो खिचड़ पिचड़ हो गया, तो एक नया बनाते। मान लो क्लास पेरेंट है, ठीक है, फिर बनाए। इधर हम लोग एक वेरिएबल पब्लिक रख देते हैं, नाम रख देते हैं int a, एक प्रोटेक्टेड रख देते हैं, प्रोटेक्टेड, और उसको हम लोग b लिख लेते हैं, और एक रख लेते हैं प्राइवेट, और उसको हम लोग क्या कर लेते हैं int c, राइट। तो ये हो गया। अब इससे मान लो पहला चाइल्ड बनाता हूँ क्लास चाइल्ड 1, ठीक है, और इसको मैं पब्लिक टाइप ऑफ इनहेरिटेंस करता हूँ पेरेंट से, ठीक है। तो इसमें क्या रहेगा, इसके लिए जो रहेगा ए क्या रहेगा, इसके लिए ए इज़ पब्लिक ओनली, पब्लिक का पब्लिक, बी इज़ प्रोटेक्टेड, प्रोटेक्टेड ही रहेगा, सी इज़ नॉट एक्सेसिबल। इसका अगर आप लोग एग्जाम्पल मांगोगे तो मान लो मैं इधर वो मेहनत करना पड़ेगा, लेकिन चलो मैं आप लोग को दिखाना चाहूँगा, फिर भी वाइड शो बनाता हूँ इधर और सी आउट करने की कोशिश करता हूँ, क्या सी आउट सी, ठीक है। और इसके लिए मेरे को एक बार इंट मेन बनाना पड़ेगा, इंट मेन बनाते हैं अपन, और अपन बनाते हैं चाइल्ड 1, इसका हम लोग बना देते हैं C2 नाम का ऑब्जेक्ट, और अपन कॉल करते हैं C2.show, ठीक है। तो ये वाला फंक्शन कॉल होगा, और अगर हम C को देखते हैं प्रिंट करने की कोशिश करेंगे तो क्या होता है, एक प्राइवेट वेरिएबल को प्रिंट करने की कोशिश करेंगे तो क्या होता है, सी वी गॉट एन एरर, C इज़ प्राइवेट विद इन द क्लास, और यहाँ एक और एरर आ गया अपना क्योंकि यहाँ हमने इसको वो नहीं किया अपन। सो एक और क्लियर विजन में आपको दिखा देता हूँ, क्लियर कर देता हूँ उधर, और G++। सो देखिए क्लियरली लिखा हुआ है कि शो इज़ प्राइवेट, मतलब C इज़ प्राइवेट, एंड सो दैट्स व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट, और इसको अपन को यहाँ पे पब्लिक कर देना था बस। सो एज आई सेड एक्सेसिबल नहीं है, ए और बी को आप एक्सेस कर सकते हैं लेकिन बी को भी आप डायरेक्टली मेन से नहीं कर सकते क्योंकि वो प्रोटेक्टेड, जो हमने अभी सीखा था। सो ये चीज़ आप लोगों को कहीं ना कहीं अभी क्लियर हो गई होगी। सो अब आगे बढ़ते हैं। अब मैं मान लो क्लास बनाता हूँ चाइल्ड 2, ठीक है, और इसमें अपन करते हैं प्रोटेक्टेड, प्रोटेक्टेड, और वही पेरेंट से कर रहे हैं, राइट, तो पेरेंट। सो इधर ए क्या रहेगा, ए इज़ प्रोटेक्टेड, पब्लिक प्रोटेक्टेड हो जाएगा, बी प्रोटेक्टेड था, प्रोटेक्टेड ही रहेगा, और सी को हम लोग यहाँ भी एक्सेस नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो प्राइवेट है और प्राइवेट को हम नहीं कर सकते। ये बात मैं बहुत बार बोल चुका हूँ। अब इसका एक एग्जांपल अगर मैं आपको दिखाऊं तो मान लो अब हम लोग चाइल्ड 2 का एक वो बना देते हैं, चाइल्ड 2 का एक वो बना देते हैं ऑब्जेक्ट, और इसमें अगर मैं कोशिश करता हूँ ए को एक्सेस करने की, इधर सी आउट करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो इधर मैंने हम लोग प्रोटेक्टेड में क्या पढ़े थे कि मेन क्लास उसको एक्सेस नहीं कर सकते, तो पहले तो पब्लिक था लेकिन अब वो प्रोटेक्टेड हो चुका है। तो इसका प्रूफ है, हम लोग को एरर आ जाएगा यहाँ पे सेइंग दैट कि इन लाइन नंबर 32 इट इज़ डिक्लेयर्ड व्हाट, इट इज़ डिक्लेयर प्रोटेक्टेड। सो ये था हमारा प्रूफ। सो अब ये हम प्रोटेक्टेड टाइप ऑफ इनहेरिटेंस भी समझ चुके हैं। अब आते हैं क्लास चाइल्ड 3 में। अब इसमें क्या होगा, हम लोग करेंगे प्राइवेट पेरेंट से ही करेंगे। सो इसमें क्या होगा, ए विल बी प्राइवेट
पब्लिक से प्राइवेट हो जाएगा, बी भी प्राइवेट हो जाएगा, और सी वहाँ ऑलरेडी प्राइवेट था तो हम नहीं एक्सेस कर पाएंगे, सी इज़ नॉट एक्सेसिबल। सो इस एग्जाम ये आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसका अभी भी ले सकते हैं कि आपको कभी भी रेफरेंस के लिए ये आपके काम आए, राइट। सो अब हम लोग मुड़ते हैं वापस हमारी स्क्रीन की तरफ। सो यहाँ हम लोग को ये तीनों चीज़ें कहीं ना कहीं क्लियर हो चुकी हैं, बीइंग इट दिस, बीइंग इट दिस, बीइंग इट दिस, बीइंग इट दिस। पहले वाला तो कुछ नहीं था, मैं ज़बरदस्ती टिक मार दिया। एक सेकेंड, मतलब ये हटाओ, मतलब इसका मतलब है छोड़ो इसको। तो टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ लिए कि वो किस टाइप से होते हैं। अब अपन पढ़ेंगे ये टाइप्स ऑफ, मतलब एक्सेस मॉडिफायर्स इन इनहेरिटेंस था। अब आएंगे टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस की कितने प्रकार के होते हैं और उसमें क्या होता है, राइट। सो ये इतना ज़रूरी टॉपिक नहीं है, लेकिन कभी कभी पूछ लेते हैं तो मैं पढ़ा दे रहा हूँ। टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस, बेसिकली यहाँ हम लोग 3 की बात करेंगे, बाकी जो 2 है वो इन्हीं के मिक्स है, तो वो आप लोग ऐसे ही समझ जाएंगे, ठीक है। सबसे पहला है सिंगल इनहेरिटेंस, सिंगल इनहेरिटेंस। सो इसमें क्या होता है, ये अपन जो अभी तक करते आए थे, एक क्लास ए है उससे क्लास बी इनहेरिट हो रही है, दैट्स इट, जो अभी हम लोग करते आ रहे थे, ठीक है। इसको बोलते हैं सिंगल इनहेरिटेंस। तो मेरे को नहीं लगता ये समझाने की ज़रूरत है, ठीक है। फिर दूसरा अपना आता है मल्टीपल इनहेरिटेंस। अब इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है, देखो आप किसके बेटे हो, मम्मी और पापा, आप दोनों से कुछ कुछ क्वालिटी लेते हो, ठीक है। तो मान लो ये है हमारी मम्मी और ये है हमारे पापा पी, और ये हो आप दोनों से बने हो, राइट, आप, ठीक है। सो आप ये समझो, जब कोई क्लास 2 क्लास से डिराइव होती है, मतलब 2 क्लास मिलके दोनों क्लास की क्वालिटीज़ ले लेती है, तो उसको हम लोग बोलते हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस। सो इसको मैं आपको करके दिखाता हूँ कि इसका सिंटैक्स कैसा दिखता है, और ज़्यादा कुछ एकदम बहुत बेसिक है, बहुत ईजी है, कोई ऐसी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं है। सो इसको अभी हम लोग करते हैं बैक स्पेस, ठीक है। तो बनाते हैं क्लास मम्मी बन गई, यहाँ पर कुछ ये बन गए अपने क्लास पापा, इसमें भी अपन कुछ नहीं, और ये बन गए क्लास आप। सो आप क्या हो, आप एक्सटेंड करोगे किस किस से, 2 क्लासेस से। तो यही अपना रेगुलर सिंटेक्स, अपने ये कोलन मारे और दोनों से मान लो पब्लिक इनहेरिटेंस ले रहे हो, पब्लिक मम्मा, और फिर दूसरे जब अपन मल्टीपल क्लास से लेते हैं फिर अपन कॉमा का यूज़ करते हैं। पहली क्लास का एक्सेस मॉडिफायर नाम कॉमा, पब्लिक मतलब दूसरी क्लास का क्लास मॉडिफायर और उसका नाम, और ऐसे मान लो 3-4 क्लास होती है तो कॉमा कॉमा करके अपन बढ़ाते रहते हैं। अभी तो 2 हैं, सो ये हो गया। सो ये आपकी क्लास बन गई। सो दिस इज़ हाउ मल्टीपल इनहेरिटेंस का सिंटैक्स ऐसा दिखता है, एंड दिस इज हाउ इट वर्क्स, राइट। सो या मूविंग अहेड, अब अपन आते हैं वापस वहाँ से चलते हैं, या कहाँ थे। सो नाउ वी आर अप टू यस मल्टी लेवल। ठीक है, इसमें कुछ नहीं है। जैसे मान लो ये आपके दादाजी हैं, दादाजी से आए पापा, पापा ने इनहेरिट किया, पापा से इनहेरिट किया आपने, ठीक है। अब कुछ सालों में सब कुछ सही चला तो आपसे भी कोई इनहेरिट करेगा, ठीक है। तो ये हो गया अपना ग्रैंडफादर, ये हो गए अपने फादर, ये हो गए आप, और ये हो गए किड्स आपके, मतलब होने वाले या हो चुके, मेरे को नहीं पता। सो इस टाइप का रेफरेंस है इसका। तो इसका भी कोड अपन लिखते हैं। सो कहाँ थे अपन, ये रहे। सो क्लास ग्रैंड फादर, ठीक है। अब इससे पहले आएंगे पापा, क्लास फादर एक्सटेंड्स फ्रॉम पब्लिक ग्रैंड फादर। सो पापा की क्लास भी बन गई। फिर अपन आएंगे, हाँ, फिर हमारी वाली क्लास आप, पब्लिक फादर, ठीक है। ये आएंगे, फिर आएंगे आपके बच्चे क्लास किड्स, पब्लिक, आपसे एक्सटेंड होंगे ना ये, आप, राइट।
सो ये है एक एग्जांपल मल्टी लेवल इनहेरिटेंस का। तो ये 3 बहुत मेजर टाइप के इनहेरिटेंस है। ये आपको बहुत सारे केसेस में, मतलब ये तो मजाकिया एग्जांपल्स है, लेकिन रियल लाइफ में इनका बहुत प्रैक्टिकल यूज़ है, बहुत सारे एप्लीकेशन है इसमें यूज़ होता है, और आपको अगर इसका आइडिया रहेगा तो आप अपना दिमाग लगा के इसको यूज़ कर सकते हैं, राइट। सो अब अपन आते हैं वापस स्क्रीन पे। सो ये था, और जो चौथा, और ये 3 टाइप के इवेंट है, चौथा और पाँचवा रहन दो, मतलब कुछ ऐसे बता, इनका ही मिक्स है। जैसे चौथा अपना है हाइब्रिड इनहेरिटेंस, तो उसमें ये मल्टी लेवल और मल्टीपल का ही मिक्स है कि ऐसे ऐसे एक बाइनरी ट्री टाइप का, बाइनरी बोलना गलत है बट एक ट्री टाइप का बन जाता है। जैसे ये है, इससे ये भी डिक्लेयर हुआ, इससे ये भी डिक्लेयर हुआ, फिर इससे फर्दर ये डिक्लेयर हुआ, इससे फर्दर ये डिक्लेयर हुआ, एंड दिस इज हाउ, समझ रहे हो कि इन दोनों का मिक्स, लेवल्स भी मल्टीपल है और मल्टी लेवल भी है, मल्टीपल भी है एट द सेम टाइम। सो ऐसे ही, और तो मिक्स है, तो इसको कुछ खास उसमें ध्यान देने की ज़रूरत अपने को है नहीं। सो अभी तक हमने क्या पढ़ा, सब क्लास क्या होती है, एक्सेस मॉडिफायर्स के बारे में डिटेल में जान लिया, इनहेरिटेंस के सारे टाइप समझ लिए, और इनहेरिटेंस का जो एक्सेस का होता है वो भी समझ लिया। तो इनहेरिटेंस यही होता है, इसके ऊपर ये कुछ बात नहीं है, और इंटरव्यू में आपसे इसी के आसपास के सवाल होंगे। सो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट एनी मोर। सो नाउ वी विल मूव टू द सेकेंड पिलर ऑफ आवर ओप्स, एंड दैट इज इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन, ठीक है। So, encapsulation is a method of binding data members and their functions together. So, ये तो बहुत भारी डेफिनेशन हो गई, सर के ऊपर से ही चले गई। So, उसको सिंपल कहता हूँ। तो मान लो अभी सब क्लास को भूल जाओ, अभी एक क्लास है मान लो, ठीक है। तुम लोग को एक एग्जांपल देता हूँ। मान लो कुछ एक अपने पास एक डेटाबेस है, उसमें क्लास यूज़ हुई है जिसमें ना सबके मार्क्स का एक वेरिएबल है। अगर उस मार्क्स के वेरिएबल को मैं पब्लिक कर दूँ तो कोई किसी के भी मार्क्स बदल सकता है बिना किसी अथॉरिटी के, बिना किसी सिक्योरिटी के, है ना। तो जो कि बहुत हैवोक क्रिएट कर देगा, राइट। सो उस चीज़ को इनकैप्सुलेशन कहीं ना कहीं बचाता है। ये कैसे करता है? बाय द यूज़ ऑफ एक्सेस मॉडिफायर्स, ठीक है। अभी कुछ समझ नहीं भी आया तो डरो मत, बहुत ईजी चीज़ है, मतलब इतनी ईजी है कि क्या बताऊँ। बाय द ये क्या यूज़ होना चाहिए ना, बाय द यूज़ ऑफ एक्सेस मॉडिफायर्स, ठीक है। ये एक एग्जांपल था। तो मैं उस सिचुएशन को बचाने के लिए एक्सेस मॉडिफायर यूज़ करता हूँ। मैं क्या करूँगा, जो मार्क्स है, जो डेटा मेंबर मार्क्स है, उसको मैं क्या करूँगा, प्राइवेट बना दूंगा। प्राइवेट बना दूंगा तो उससे क्या होगा, मैं उसको उस क्लास के बाहर कोई भी आदमी उसको एक्सेस कर ही नहीं पाएगा, ठीक है। तो ऐसे तो उसमें कोई मार्क्स भी नहीं लिख पाऊंगा। तो यही इनकैप्सुलेशन का गेम आता है। मैं क्या करूँगा, उस पर्टिकुलर मेथड को या डेटा मेंबर को एक फंक्शन के साथ मिला दूंगा, कैप्सूल में ला दूंगा। जैसे ये मेरी कैप्सूल है, लग तो नहीं रही है लेकिन ठीक है, डेटा मेंबर और ये मेरा फंक्शन, ठीक है। ये इसको मैं पब्लिक कर दूंगा और इसको मैं प्राइवेट कर दूंगा, ठीक है। अब क्या होगा, इससे मेरा सिक्योरिटी कैसे बैठ रही है वो समझो। क्या होगा, ये तो बाइंडिंग हो गया, एक कैप्सूल में डाल दिया, इसलिए एनकैप्सुलेशन वर्ड यूज होता है। प्राइवेट कर दिया मैंने मार्क्स को, ठीक है। अब मैं एक ऐसा फंक्शन बनाऊंगा, उस फंक्शन के थ्रू ही आप किसी के मार्क्स को एक्सेस कर सकते हो, या उसी फंक्शन के थ्रू आप किसी के मार्क्स को चेंज कर सकते हो। और उस फंक्शन के अंदर हम लोग कुछ भी लिख सकते हैं, राइट। उस फंक्शन के अंदर ऑब्वियसली हम लोग कोई सिक्योरिटी चेक या किसी टाइप की कौन एक्सेस करना चाह रहा है वैसी कोई सिक्योरिटी अपन लगा सकते हैं। सो हम लोग डायरेक्टली कभी भी उस वेरिएबल को एक्सेस करके उसकी वैल्यूज चेंज नहीं कर पाएंगे। हम लोग क्या करेंगे, इनकैप्सुलेशन यूज़ करेंगे, जिससे हम लोग उसको एक फंक्शन के साथ मिला देंगे और उसी तरह से हम लोग आगे बढ़ पाएंगे। सो ऐसे उतना समझ नहीं भी आया तो कोई टेंशन की बात नहीं है, अपन इसको करके देखते हैं और हम लोग यही एग्जाम्पल लेके आगे बढ़ेंगे, मार्क्स वाला, ठीक है। सो ये समझने की कोशिश करना, बहुत ईजी है ऐसे तो। सो अब अपन आते हैं इनकैप्सुलेशन पे, ठीक है। क्लास बनाते हैं, रिपोर्ट कार्ड नाम रखते हैं इसका, ठीक है, रिपोर्ट कार्ड। अभी हम लोग इनकैप्सुलेशन कर रहे हैं। सो मान लो मैं प्राइवेट कर दूंगा किन को, इंट मार्क्स को, ठीक है, इंट मार्क्स को, ठीक है। और क्या रख सकते हैं, आपका जो रोल नंबर है, इंट रोल नंबर, ठीक है। और यहाँ पे कंस्ट्रक्टर बना देते हैं, रिपोर्ट कार्ड। मान लो कि इसी टाइम पे जब आपके मार्क्स चल रहे थे तभी आपके मार्क्स कुछ भी डल गए, XYZ कुछ भी डल गए।
रिपोर्ट कार्ड। तो यहाँ पे आपके मार्क्स 100 में से हैं तो मान लो 80 डल गए, और रोल नंबर डल गया आपका 2। ठीक है, तो इसको अपन पब्लिक कर देते हैं, पब्लिक। ठीक है, तो ये इतना काम अपना हो चुका। कुछ गड़बड़ हुई क्या? पब्लिक प्राइवेट क्या है? ठीक है, तो ये क्लास बन गई अपनी रिपोर्ट कार्ड। सो अब मैं क्या करूँगा, इसको मैं प्राइवेट कर दूँ तो रोल मार्क्स और रोल नंबर को कोई बाहर एक्सेस कर नहीं सकता, ये अपने को श्योरिटी है। तो अब इनको अगर किसी को भी मार्क्स अपने जानने हैं, किसी को भी मार्क्स में कोई वैल्यू सेट करनी है, तो वो सिर्फ इन मेथड्स के थ्रू कर पाएगा। पब्लिक वॉइड सेट मार्क्स, और यहाँ पे वो मान लो कोई फंक्शन दे देता है इंट m जो भी मार्क्स है। ठीक है, तो यहाँ पे मार्क्स जो है प्राइवेट है, तो यहीं से वो मैं उसको सेट करूँगा मार्क्स m। ठीक है, कोई भी एक वो, कोई मान लो मैं पासवर्ड रख देता हूँ इधर कि अगर वो पासवर्ड मैच खाए तभी ऑपरेशन करना। ठीक है, जैसे इंट पासवर्ड, एक पासवर्ड पास करूँगा, एंड इफ़ पासवर्ड इजिकल्स टू क्या रखें, पासवर्ड क्या रखें 500 रख देते हैं। ठीक है, अगर ये पासवर्ड 500 है तभी भाई तू मार्क्स किसी के सेट कर सकता है, नहीं तो तू नहीं कर सकता है। ठीक है, तो एल्स अगर ऐसा नहीं होता है, सी आउट बेटा इनकैप्सुलेशन यूज़ किया हूँ। ठीक है, तो ये हमारी सिक्योरिटी लग गई। अब यही अपन कर सकते हैं, गेट मार्क्स बना सकते हैं, गेटर गेट मार्क्स, किसी के मार्क्स जानने हैं तो अपना रोल नंबर लिखो, रोल नंबर है तो तुमको तुम्हारे मार्क्स मिल जाएंगे, रोल नंबर। ठीक है, गेट मार्क्स इंट रोल नंबर। ठीक है, तो इफ़ दिस कीवर्ड का आपको मैं बताया हूँ, फर्स्ट लेक्चर में यूज़ किया हूँ। इफ दिस डॉट रोल नंबर इज इक्वल्स टू रोल नंबर, तो सी आउट मार्क्स एंड। ठीक है, ये और इनिशियली मार्क्स 80 क्यों दे रहा हूँ मैं किसी को, मार्क्स किसी के 0 ही सेट करते हैं ना स्टार्टिंग में, फिर उसके बाद टीचर लिखेगा मार्क्स, तो यहाँ 0 कर देते हैं। सो इतना अपना ये अपनी क्लास बन गई। ठीक है, इसमें इनहेरिटेंस हमने यूज़ कर लिया। अब देखते हैं कि कैसे सिक्योरिटी अपने को प्रोवाइड करती है। देखो, मार्क्स इस सेट मार्क्स और गेट मार्क्स के साथ बंद गया है, दोनों इंडिपेंडेंट नहीं है, दोनों डिपेंडेंट हो गए हैं। आपको सेट भी करना है तो आपको इस फंक्शन के थ्रू करना पड़ेगा, आपको गेट भी करना है इस फंक्शन के थ्रू करना है। इंडिपेंडेंटली मार्क्स की कोई, इंडिपेंडेंटली फंक्शन की भी कोई वैल्यू नहीं है ना उस पर्टिकुलर डेटा मेंबर की, हमने साथ में इसको एक कैप्सूल में बंद कर दिया। राइट, सो अब मैं यहाँ पे मान लो कि अब इसका एक वो बनाते हैं अपन, रिपोर्ट कार्ड का, रिपोर्ट कार्ड आर। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ मैं सेट करूँ मार्क्स। अब मैं सोचूँ कोई बदमाश बच्चा हुआ, मेरे को सेट करना है, मेरे को चाहिए मेरे को 100 मिल जाए, तो सेट मार्क्स। ठीक है, तो मैं भेज देता हूँ, मेरे को चाहिए 100 में से 100, और पासकोड मांग रहा है, पासकोड मेरे को पता नहीं, मैं गेस मार दिया 233। ठीक है, ऐसे में मेरी चोरी पकड़ी जानी चाहिए। देखते पहले कोई एरर ना आ जाएगा। देखो नहीं आया, बेटा इनकैप्सुलेशन यूज़ किया हूँ, तो मैंने ऐसे बाइंड किया दोनों चीज़ों को कि अब जब तक मेरे को पासवर्ड नहीं पता है मैं नहीं एक्सेस कर सकता या नहीं काम कर सकता उस पर। राइट, सो द इनकैप्सुलेशन इससे सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है और डेटा मेंबर और उसको आपस में बांध भी देता है। सो अब मैं ट्राई करता हूँ सही पासवर्ड डाल के। ठीक है, तो सही पासवर्ड में तो मेरे को 100 नहीं मिल पाएंगे, मतलब मैं खुद से ही 100 सेट कर सकता हूँ, कोई टीचर मुझे नहीं देगा। तो 60 नंबर सेट करता हूँ और पासवर्ड अपन रखते हैं सही और सेव करते हैं। तो ये g++./a.out, देखिए कोई एरर नहीं आया, हमारे मार्क्स सक्सेसफुली 60 सेट हो चुके हैं। अब मुझे समझो मेरे मार्क्स चाहिए, गेट मार्क्स, और मुझे अपना रोल नंबर डालना, रोल नंबर कंस्ट्रक्टर ने 2 सेट कर दिया, तो अब मेरे मार्क्स सक्सेसफुली डिस्प्ले हो जाने चाहिए।
16। सो ये था इनकैप्सुलेशन, जिसमें हम एक डेटा वेरिएबल और एक फंक्शन को साथ में बाइंड कर देते हैं। ये सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करता है, और ये ऑब्वियसली ये सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, और जो डेटा मेंबर है उसको साथ में बांध देता है। सो दिस इज़ नोन एज इनकैप्सुलेशन, एंड ये सिंपली अचीव हमने किया है एक्सेस मॉडिफायर्स को अच्छे से समझ के और उनका अच्छे से यूज़ करके। सो दिस इज़ द सेकेंड पिलर ऑफ ऊप्स। सो होपफुली आपको सबको ये समझ आया होगा। अब ये हो गया है तो अब एब्स्ट्रैक्शन अब एब्स्ट्रैक्शन पढ़ने का मेरे ख्याल से सही समय आ गया है। आपको ये बहुत इजी लगने वाला है, मतलब यही है, मतलब इसका ही थोड़ा सा मतलब जुड़वा भाई टाइप का है। तो अपन आते हैं एब्स्ट्रैक्शन पे। सो इनकैप्सुलेशन पढ़ लिया, इनहेरिटेंस पढ़ लिया, जॉब लगने के बाद मेरे को भूल मत जाना एब्स्ट्रैक्शन, राइट, ठीक है। सो एब्स्ट्रैक्शन क्या है? सो एब्स्ट्रैक्शन में हम लोग क्या कहते हैं, दिस इज अ डेटा हाइडिंग प्रोसेस। मतलब वी नो, जैसे एक मेथड है, मान लो जैसे फॉर एग्जांपल जैसे कि हम लोग यूज़ करते हैं, जैसे हम लोग इंपोर्ट मैथ्स या ऐसा कुछ लाइब्रेरी इंपोर्ट करते हैं, तो हम लोग उसमें डायरेक्ट बिल्ट इन फंक्शंस यूज़ करते हैं। बिल्ट इन फंक्शंस हम लोग समझते हैं ना कि पावर, बस पावर लिखो तो पावर कैलकुलेट हो जाता है किसी नंबर का। सो उसमें हम लोग सिंपली कॉल कर देते हैं। हम लोग को पता होता है मेथड काम करेगा, हम लोग को उस मेथड का नाम भी पता होता है, लेकिन उसके अंदर क्या चल रहा है ये हम लोग नहीं पता लगा सकते, या ये हम लोग को पता नहीं चलता। सो द प्रोसेस ऑफ हाइडिंग व्हाट्स हैपनिंग इनसाइड, या so the process of hiding what's happening inside is known as abstraction, data abstraction। ये प्योरली सिक्योरिटी का पर्पस है एंड बहुत रिलेटेबल है इनकैप्सुलेशन से। सो इसको हम लोग समझेंगे एक रैंडम नंबर जनरेटर से, कि हम लोग को पता है हम लोग नंबर सेट हुआ है, कुछ हुआ है, हम लोग को एक रैंडम नंबर मिलने वाला है, लेकिन वो कैसे मिलेगा इसका प्रोसेस हम लोग एकदम सीक्रेट रखेंगे और देखते हैं हम लोग ये कैसे अचीव कर पाते हैं। सो एब्स्ट्रैक्शन जो है वो बहुत सिमिलर है इनकैप्सुलेशन के, बट इसका जो मेन एम है वो है कि हम लोग आउटसाइड वर्ल्ड से, मतलब एक क्लास है मान लो, उसके बाहर जितनी भी दुनिया है उसके लिए वो आउटसाइड वर्ल्ड है, उससे ये छुपाना कि हम जो चीज़ कर रहे हैं या जो मेथड हम यूज़ कर रहे हैं वो एग्जैक्टली काम कैसे कर रहा है। कहीं ना कहीं यूज़र को पता होगा कि ये काम करने वाला है, लेकिन अंदर का प्रोसेस। एक एग्जांपल लूँ तो गूगल में जब हम अपना कोई पासवर्ड बनाते हैं, अगर हमको ये पता चल जाए कि हमारा पासवर्ड जब जाके कैसे एनकोड होकर उनके डेटाबेस में स्टोर होता है, अगर हमको ये प्रोसेस के बारे में आइडिया हो जाए तो कोई भी किसी का ही पासवर्ड चोरी कर पाए आराम से। सो दिस इज़ वेरी abstraction is a very crucial concept for your security, so it supports data hiding obviously। so इसके जो main points है वो हम लिख लेते हैं। first is hiding crucial information, providing security to the users, ठीक है। सो दीज आर बेसिकली ऑफ टू टाइप्स, और हम दोनों को देखेंगे अभी। दीज आर ऑफ टू टाइप्स, नेमिंगली एब्स्ट्रैक्शन यूजिंग क्लासेस, और सेकंड है एब्स्ट्रैक्शन यूजिंग हेडर फाइल्स। ये दोनों ही अभी अपन एक एग्जाम्पल के तौर पर देखेंगे, राइट। तो अब अपन आ जाते हैं, एक बेसिक हम लोग को आइडिया हो गया क्या है। अब अपन आते हैं अपनी कोडिंग स्क्रीन पे। सो अब हम लोग को पहली बात तो एब्स्ट्रैक्शन यूजिंग हेडर फाइल्स। सो हेडर फाइल क्या है, जो मैंने ऊपर लिखा है #include bits stdc। सो जो bits stdc++.h है ये हेडर फाइल्स है। इसके अंदर जो मेथड है जैसे सी आउट, सबसे बेसिक एग्जांपल है इसका सी आउट। सी आउट हम बहुत बार यूज़ करते हैं ना, सी आउट ऐसे हमको एग्जैक्टली, लेकिन हमको पता ये मेथड है, लेकिन हमको एग्जैक्टली नहीं पता कि इसका इम्प्लीमेंटेशन क्या है अंदर, कि ऐसा क्या करता है, जो भी हम इसके पास भेजते हैं वो इसको टर्मिनल में प्रिंट कैसे करता है, इसके अंदर की वर्किंग हमको नहीं पता। सो दिस इज़ नोन एज एब्स्ट्रैक्शन यूजिंग हेडर फाइल्स। ऐसे ही हम लोग बहुत सारे बिल्ट इन फंक्शन यूज़ करते हैं, जैसे पावर फंक्शन यूज़ करते हैं, जो दो नंबर भेजते हैं, एक नंबर को एक के ऊपर चढ़ा के आंसर देते हैं। हम लोग को पता है कि वो काम करेगा, हम लोग को ये नहीं पता वो कैसे काम करेगा। So that is abstraction using header files। So अब
इतनी बातें चल ही दी हैं। सो अब मैं बनाना चाहूँगा, अभी हम लोग कुछ बाबा लोग वाला काम करते हैं। तो ये हमारा पर्सनल बाबा, आप एक नंबर बोलेंगे, रिटर्न में मैं आपको एक नंबर दूंगा, और वो एकदम आपको समझ नहीं आएगा वो नंबर जनरेट कैसे हुआ, राइट। वो प्रोसेस आपसे छुपा हुआ रहेगा। सो हम लोग अब खुद का एक चैनल बनाते हैं वाला, क्या बनाएं, क्या बोलते हैं उसको, ऋतिक्स एस्ट्रोलॉजी, ऐसा बनाते हैं, ठीक है। एस्ट्रोलॉजी, ठीक है, मैंने ये बना लिया, ठीक है। क्लास एस्ट्रोलॉजी, ठीक है। इसमें मैं क्या करूँगा, पहले तो मैं आपसे एक नंबर लूँगा, उसको मैं प्राइवेटली स्टोर कर लूँगा। आपको पता ही नहीं होगा ना, डेटा हाइडिंग, आई एम हाइडिंग द डेटा। आपको पता ही नहीं होगा कि वो वेरिएबल में स्टोर हो रहा है, कौन से नाम है वेरिएबल का, कहाँ स्टोर हो रहा है, कुछ भी नहीं। सो मान लो इंट नंबर, ये मुझे आपने दिया है, राइट, ठीक है। फिर मैं एक पब्लिक मेथड बनाता हूँ जो आप कॉल करोगे टू सेट द नंबर एंड ऑब्वियसली टू गेट योर नंबर, जो भी आपको मिलेगा, ठीक है। सो हाँ, पहले तो सेट करना है, वॉइड सेट नंबर, या सो दिस विल सेट योर नंबर। तो पहले आप नंबर मांगना पड़ेगा ना, यहाँ पे एक इंट, ये नंबर मुझे आप दोगे, ठीक है, इंट एन, ठीक है। सो नंबर इज इक्वल्स टू एन, राइट। सो यहाँ पे मेरे को नंबर मिल गया, और वॉइड प्रेडिक्ट नंबर, ठीक है। अरे यार ऐसा थोड़ा होता है, प्रेडिक्ट नंबर, ठीक है। सो इधर मैं एक चीज़ यूज़ करूँगा जिसका नाम है रैंड। दिस इज़ अ रैंडम फंक्शन यूज्ड इन, ये भी एक टाइप का आप बोल सकते हो। ये मैं इसलिए यूज़ कर रहा हूँ टू क्लियर योर कंसेप्ट ऑफ एब्स्ट्रैक्शन यूजिंग हेडर फाइल। इस हेडर फाइल के अंदर एक फंक्शन है RAND करके है। सो वो एक रैंडम नंबर जनरेट करता है। तो मेरे को भी सिर्फ ये पता है कि वो एक फंक्शन है जो करता है, मेरे को उसके अंदर की वर्किंग नहीं पता है। सो दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन यूजिंग हेडर फाइल्स, या राइट। सो वेयर वर वी, सो या, सो वी विल जनरेट अ नंबर, let it be something, let us store it in what, इधर एक और बना देते हैं, int predicted नंबर बना देता हूँ ना, predicted ही लिख देता हूँ, क्या जाता है, int predicted। सो predicted को तो मैं यहाँ विद इन द क्लास एक्सेस करूँगा, predicted is equals to नंबर, नहीं रैंडम नंबर, जो रैंडम नंबर हम जनरेट कर रहे हैं, और उसको मॉडुलो कर देंगे, किससे, मॉडुलो को सेंड किया, मॉडुलो जो नंबर आपने चूज़ किया है। तो हाँ, ठीक है। तो ये एक प्रेडिक्टेड नंबर हो जाएगा, ये हम लोग प्रिंट कर देंगे, सी आउट व्हाट प्रेडिक्टेड, राइट। सो इसको हम लोग एंडर भी कर सकते हैं, ठीक है। राइट। तो ये बन गया है हमारा ऋषि मुनियों वाला प्यारा सा एस्ट्रोलॉजी का फंक्शन। अब इसको अपन इसका ऑब्जेक्ट बना के अब देखते हैं इसमें एब्स्ट्रैक्शन कैसे अचीव हुआ है, इंट में। अब एकदम भूल जाओ कि आपको क्लास दिख रही है मेरी, हमने खुद ही बनाई है, लेकिन भूल जाओ कि हमने खुद के लिए बनाई है। मान लो हम लोग सच में एस्ट्रोलॉजी पे, इस एस्ट्रोलॉजी पे जो मैंने बनाई है इस पर बिलीव कर रहे हैं, और हम लोग कहीं दूर से आए हैं अपना नंबर निकलवाने की, भाई कोई एक नंबर, लकी नंबर या ऐसा कुछ, कि हमारा लकी नंबर क्या है, ठीक है। सो एस्ट्रोलॉजी का मैं बनाऊंगा एस्ट्रो, ये मेरा ऑब्जेक्ट बन गया। अब एस्ट्रो से मेरे को पहले बोला उसने कि एक फंक्शन कॉल करो सेट नंबर करके, मेरे को पता ही नहीं कि अंदर क्या हो रहा है, मेरे को फंक्शन के अंदर नहीं, मैं फंक्शन को कॉल कर, जैसे मैंने रैंड को कॉल किया वैसे ही मैं कॉल कर रहा हूँ। मैंने मेरा मान लो अभी तक मेरा लकी नंबर था मे बी 14, ठीक है। अब मेरे को चाहिए मेरा प्रेडिक्टेड नंबर दिख जाए, तो मैं एस्ट्रो डॉट प्रेडिक्ट नंबर, कि अब मेरा नंबर अब जो नंबर मेरा प्रेडिक्टेड आएगा शायद वही मेरा लकी है, वही मुझे जीवन में आगे ले जाएगा, ठीक है। सो देखते हैं मेरे को क्या नंबर मिलता है। पहले तो एरर ना आए, नहीं आया। सो मुझे मिला है नंबर 1। क्या ये एक साइन है कि मैं फ्यूचर में नंबर 1 होने वाला हूँ? हो सकता है। सो दिस इज़ हाउ इट वर्क। देखो कितना सीक्रेटिव है, मतलब अगर आप इस चीज़ फर्स्ट 19 लाइन्स को भूल जाएं
एंड आपके पास सिर्फ ये हो जो लाइन 20 से 25 हो, तो आपको पता है फंक्शंस है, लेकिन मैंने डेटा को ऐसे हाइड किया कि आपको पता ही नहीं कि कोई इंट नंबर है, इंट प्रेडिक्टेड है, उसके अंदर जाकर कुछ स्टोर हो रहा है, वो लोग कैसे कैलकुलेट करें, वी हैव नो आइडिया. सो दिस इज नोन एज डेटा एब्स्ट्रैक्शन एंड इट इज़ वेरी यूजफुल फॉर योर सिक्योरिटी एंड obviously yeah, it's used by everyone, like being it Google, being it Facebook, being it anything, सब इसको कहीं ना कहीं यूज़ करते हैं. and this provides you with a lot of security. So this was the third and one of the most important pillar. Now we come down to the last pillar, and that is polymorphism. नाउ वी कम डाउन टू द लास्ट पिलर और इस कोर्स का एंड. आपको कोई भी डाउट हो, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, आप मेरे इंस्टा पे मुझ तक रीच आउट कर सकते हैं. संडे को मैं डाउट सेशंस लूँगा. कोई डाउट वैसे तो नहीं होगा, और है भी तो मैं आपका दोस्ती हूँ, बहुत ग्रेसफुली उस चीज़ को हैंडल करेंगे और समझेंगे, लास्ट तक समझेंगे. सो बकवास बाद में करूँगा, पॉलीमॉर्फिज्म समझाता हूँ. सो पॉलीमॉर्फिज्म. सो जैसा कि हर एक ट्यूटर ने जिसने भी पढ़ाया उसने चालू किया है, मैं भी वैसे ही चालू होगा. सो पॉली मीन्स मैनी, मॉर्फ मीन फॉर्म्स, सो मैनी फॉर्म्स. सो पॉली मीन्स मैनी, मॉर्फ मीन्स फॉर्म्स. सो दिस मीन्स मैनी फॉर्म्स, मतलब एक ही चीज़ के अलग अलग रूप, अलग अलग प्रकार. सो किसी चीज़, मतलब एक ही चीज़ दो चीज़ कर पा रही, मतलब मैं हूँ 2-3 एक्टिविटी कर पा रहा हूँ मैं एट द सेम टाइम, ये कर पा रहा हूँ, वो कर पा रहा हूँ, मतलब मल्टीपल चीज़ें हैंडल कर सकता हूँ मैं. वैसे ही उसी चीज़ को हम लोग पॉलीमॉर्फिज्म बोलते हैं. तो कैसे ये ऑपरेटर कर पाता है, कैसे ये एक फंक्शन कर पाता है, और कैसे 2-3 और बातें हैं, सो इसी को पॉलीमॉर्फिज्म बोलते हैं. और एक बेसिक डेफिनेशन इसका लूँ तो अब इसको हम लोग, इसके 2 टाइप के होते हैं, और इसका हर टाइप अपन प्रैक्टिकल एप्लीकेशन से अपने समझ के आगे बढ़ेंगे. सो गाइज, 2 फॉर्म्स है पॉलीमॉर्फिज्म के, फिर से लिखना पड़ेगा, वो ऊपर चला गया, शिट. पॉलीमॉर्फिज्म तो होता है, पहला होता है कंपाइल टाइम, और दूसरा होता है रन टाइम. ठीक है. कंपाइल टाइम के 2 टाइप होते हैं, ऑपरेटर ओवरलोडिंग और फंक्शन ओवरलोडिंग. तो अभी हम कंपाइल टाइम से डील करेंगे, रन टाइम में बाद में आते हैं. ठीक है. सो कंपाइल टाइम में आते हुए सबसे पहले हम लोग डील करते हैं, दोनों से साथ में ही करते हैं. ठीक है. तो मंजे काइस करीस, तो अपन क्लास बनाते हैं टू लर्न पॉलीमॉर्फिज्म. क्लास क्या बनाए, कैलकुलेटर बनाते हैं. ठीक है. कैलकुलेटर बनाते हैं, कैलकुलेटर. ठीक है. अब मान लो इसमें मैं सब पब्लिक रखते हैं, इसमें उसका पर चोचलाबाजी नहीं है. तो मान लो इंट ए है, इंट बी है. ठीक है. और अपने पास इधर अंदर मान लो क्या है, स्ट्रिंग है S1, स्ट्रिंग है S2, ये हो गया. ठीक है. फिर अपन इसके अंदर क्या करेंगे, 3 मेथड बनाते हैं, void, add, int I और int j. तो ये क्या, इसको ये क्या करेगा, सी आउट करेगा i प्लस j. ठीक है. फिर मैं एक बना देता हूँ void add, सेम नाम से बन रहा है, देख लो एक ही फंक्शन में एक और, मतलब सेम नाम के फंक्शन 2 बार बना रहा हूँ. सो ये कन्फ्यूजन क्रिएट करता है दिमाग में, लेकिन ये इसी को पॉलीमॉर्फिज्म बोलते हैं. और इसके अंदर के मैं पैरामीटर्स थोड़े अलग कर देता हूँ. मान लो डबल आई और डबल जे, मतलब जो डेटा टाइप था वो मैंने बदल दिया. ठीक है. ये भी कर रहा है सी आउट आई प्लस जे, राइट. और यहाँ पे मैं एक स्टेटमेंट लिख देता हूँ कि मैं किसके अंदर हूँ एक्चुअली, सी आउट डबल वाले फंक्शन के अंदर, डबल वाले फंक्शन के अंदर हूँ. ठीक है. और यहाँ मैं कर देता हूँ कि मैं इंट वाले के अंदर हूँ, सी आउट इंट वाले के अंदर हूँ. ठीक है. अब इसको एक बार अपन ट्राई करते हैं. इंट मेन
पहले अपन यहाँ ये मिक्स नहीं करना है, कैलकुलेटर सी बना लिए, ठीक है। अब सी में हम लोग ऐड भेजते हैं, ऐड को पहले 2 इंट भेजते हैं 4 और 5, ठीक है, और फिर भेजते हैं सी डॉट ऐड 4.2 5.6, राइट। सो यहाँ पे भी एंडल डाल देते हैं, ठीक है। सो देखो इंट वाले के अंदर हूँ और 9 प्रिंट हो गया, और फिर डबल वाले के अंदर हूँ और 9.8 प्रिंट हो गया। अब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, इसको बोलते हैं अपन फंक्शन ओवरलोडिंग। एक ही फंक्शन के नाम से हमने मल्टीपल फंक्शन बना दिए। तो उसको करने का तरीका क्या होता है, ऐड में चाहे तो और ऐड बना सकता हूँ, बनाते जाऊँ, लेकिन एक चीज़ उसमें डिफरेंट होनी चाहिए, वो है अंडर के पैरामीटर। मान लो मैं अगर एक और ऐड बना दूँ जिसके अंदर मैं इंट ही लूँ, 2 इंट ही लूँ, तो नहीं चलेगा, एरर आ जाएगा, क्योंकि भाई इसको समझ ही नहीं आएगा दोनों में से किस में जाना है। लेकिन विद स्लाइट मॉडिफिकेशन, सेम नेम ऑफ द फंक्शन, बट जो डेटा टाइप वो अंदर ले रहा है वो अलग ले रहा है, तो हमारा काम खत्म हो जाता है। या तो नंबर ऑफ डेटा टाइप्स अलग हो, या डेटा टाइप का जो टाइप है वो अलग हो। सो ऐसे ही एक फंक्शन के नाम से हम लोग मल्टीपल चीज़ें कर सकते हैं। क्योंकि देखिए यहाँ पे ऐड इंट लिखने की जगह ऐड फ्लोट लिखने की जगह वो थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है, बड़ा होता है। अब कोई नॉर्मल आदमी कोई लेमैन कैलकुलेटर यूज़ कर रहा है तो वो थोड़ी ना बार बार अलग फंक्शन कैलकुलेट करेगा, तो ऐड ही कैलकुलेट करेगा, राइट। सो ये बहुत ज़रूरी होता है, फंक्शन ओवरलोडिंग ये कन्फ्यूजन को मिटाती है, एंड बहुत ही काम की चीज़ है, एक फंक्शन का नाम और मल्टीपल काम। सो ये तो मुहावरा हो गया, लेकिन ठीक है। तो ये फंक्शन ओवरलोडिंग का एग्जांपल था। अब बनाते हैं ऑपरेटर ओवरलोडिंग में, ठीक है। मान लो मैं एक और मेथड पहला वॉइड कैलकुलेट, ठीक है। तो ये क्या करेगा, सी आउट ए प्लस बी, एंगल डाल देता हूँ, और यहाँ सी आउट S1 प्लस S2 एंडल, ठीक है। अब मैं एक यहाँ पे इसका वो बना देता हूँ, कैलकुलेटर का वो कंस्ट्रक्टर जो वैल्यूज़ इनिशलाइज कर दे मेरे लिए। मे बी ए को हम लोग रख देते हैं 5, बी को भी रख देते हैं 5, सी को रख देते हैं ऋतिक, और डी को रख देते हैं कोड्स। सो ठीक है, राइट। सो जब मैं अब इसका वो कर रहा हूँ कैलकुलेटर सी, सो अपने आप ये वैल्यूज़ फिल इन हो जाएंगी। और इसको फंक्शन ओवरलोडिंग हम समझ चुके हैं, अब ऑपरेटर ओवरलोडिंग देखते हैं क्या आता है। सो लेट्स ट्राई टू व्हाट सी डॉट कैलकुलेट, ठीक है। डी ओके, S1 एंड S2 होता है, S1 एंड S2। सो देखिए पहला आया 10 और दूसरा आया ऋतिक कोड्स। तो यहाँ पे ऑपरेटर ओवरलोडिंग कैसे हुआ ये देखिए, सेम ऑपरेटर में कौन सा ऑपरेटर, यहाँ पे प्लस ऑपरेटर ने मेरे लिए 2 नंबर्स को ऐड भी किया और 2 स्ट्रिंग्स को कॉन्कैटिनेट भी किया। मतलब एक अकेला ऑपरेटर अलग डेटा टाइप के लिए अलग अलग काम कर रहा है। तो मतलब वो प्लस भी कर सकता है, वो कॉन्कैटिनेट भी कर सकता है। दिस इज नोन एज ऑपरेटर ओवरलोडिंग। एक ऑपरेटर मल्टीपल काम, जैसे एक फंक्शन का नाम मल्टीपल काम कर पा रहा था, वैसे ही एक ऑपरेटर भी मल्टीपल काम कर सकता है। तो दिस इज नोन एज ऑपरेटर ओवरलोडिंग एंड दैट वाज नोन एज फंक्शन ओवरलोडिंग। सो इस चीज़ को आप अच्छे से समझिए, इसमें खुद आप लोग एक्सपेरिमेंट करके देखिए, मतलब खुद से खेलिए अपने एडिटर में। एंड एक इसका क्या बोलते हैं, नहीं और कुछ नहीं। सो आप इसमें जो भी आप इसमें खेल के देखो, खुद से एक बार ज़रूर से ट्राई करना, राइट। सो अब अपन आते हैं अपने स्क्रीन पे वापस। सो हमने अभी कंपाइल टाइम में ऑपरेटर ओवरलोडिंग देखी, फंक्शन ओवरलोडिंग भी देखी। कंपाइल टाइम इसको क्यों बोली, क्योंकि रन करने से पहले ही इनके जो काम थे वो डिसाइडेड थे कि भाई ऐसा होगा तो ऐसा होना चाहिए, वैसा होगा तो वैसा होना चाहिए। अब रन टाइम क्या है, रन टाइम एक ऐसी चीज़ है जब
कि ये चलते हुए में डिसाइड होगा सब कुछ। कंपाइल टाइम में किसी को कुछ नहीं पता होगा क्या होने वाला है, रन टाइम में डिसीजंस लिए जाएंगे, इसलिए इनको रन टाइम बोलते हैं, दूसरे वाले पॉलीमॉर्फिज्म के जो टाइप है। तो रन टाइम, इसमें हम लोग एक चीज़ से अभी नॉलेजेबल होंगे जिनका नाम है वर्चुअल फंक्शंस। सो ये थोड़ा हटके टॉपिक है, इसको अपन ध्यान से समझेंगे तो समझ जाएंगे। आप लोग को वो इसको चालू करने से पहले मैं आप लोग को स्ट्रांगली सजेस्ट करूंगा, जो मैंने एक डायनामिक एलोकेशन पढ़ाया था अपने फर्स्ट लेक्चर में, अगर वो नहीं देखा है तो एक बार देख के आओ, डायनामिक एलोकेशन इसमें यूज़ होता है। सो अगर आपको याद है तो आगे बढ़ते, नहीं है तो वो देखो फिर वापस इधर आओ, राइट। तो स्टार्ट करते हैं। कंपाइल टाइम तो हो गया, अब रन टाइम में अपन आते हैं। सो इसको बहुत धीरे धीरे और बहुत ही सादगी से अपन समझने की कोशिश करेंगे। सो ये फिर सारे नाटक को अपन कर देते हैं डिलीट। या इसमें सब क्लास का लॉजिक है। तो क्लास बनाता हूँ पेरेंट। आज के दिन में तो मैंने इतना पेरेंट लिख लिया है, लेकिन चलो कोई बात नहीं। सो इसमें मैं ना पब्लिक करके ना 2 फंक्शन बनाता हूँ। अभी कुछ नहीं, अभी सब एकदम नॉर्मल है, अभी मैं कहीं यूज़ ही नहीं कर रहा हूँ। वॉइड वर्चुअल फंक्शन नाम रख देता हूँ एक का, वर्चुअल फंक्शन। अभी वर्चुअल फंक्शन यूज़ नहीं किया, बस नाम रखा हूँ वर्चुअल फंक्शन। चलो ये भी कंफ्यूज है तो VF रख देता हूँ, वॉइड VF। वो भी नहीं, चलो वॉइड शो रख देता हूँ, जाओ सबसे इजी, ठीक है। सो ये लिखेगा सी आउट बेस क्लास, मतलब पेरेंट क्लास में हूँ, ठीक है, एंगल, ठीक है। और ये अपना हो गया डिफाइन। अब इससे अपन एक चाइल्ड बना लेते हैं, क्लास चाइल्ड पब्लिक पेरेंट्स आएगा, पेरेंट। और इसके अंदर अपन बनाते हैं पब्लिक वॉइड और सेम नाम वॉइड शो, ठीक है। सी आउट चाइल्ड क्लास में हूँ, इसको यहाँ क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। अभी तक आप लोग को सब समझ आया, कोई मैंने वो नहीं किया, बस अपने अभी क्या देखें कि पेरेंट क्लास और चाइल्ड क्लास में एक फंक्शन है जिसका नाम सेम है। सो अब अपन आगे बढ़ते हैं। तो इसके कुछ एग्जांपल्स मैं आपको दिखाता हूँ कि कौन से केस में क्या होगा, अपन प्रेडिक्ट करेंगे अब, ठीक है। आप लोग मेरे साथ प्रेडिक्ट करना। मैं बनाता हूँ पेरेंट क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, पेरेंट P, और P के लिए मैं शो को कॉल करता हूँ। सो कौन सा वाला काम करेगा, ऊपर वाला कि नीचे वाला? मेरा गेस है कि ऊपर वाला, ठीक है। बहुतों का गेस ऊपर वाला ही होगा। सो इसको हम लोग सेव करते हैं और अरे यार ये बेस क्लास में हूँ, मतलब ऊपर वाली क्लास में था, ठीक है। तो अपना जो गेस था वो एकदम सही निकला कि ये वो है। तो अभी तक क्योंकि रन टाइम आया ही नहीं है, हमने कोई पॉइंटर ही नहीं डिक्लेयर किया जो रन टाइम में मेमोरी ले, तो अभी तक रन टाइम की बात ही नहीं है। अभी तक सब अपने को फंडा क्लियर है। अब यही मैं इसको मान लो पेरेंट्स से हटा के इसको चाइल्ड का बना देता हूँ, चाइल्ड। और ये अब चाइल्ड वाला कॉल करेगा, चाइल्ड वाला फंक्शन कॉल करेगा। सो अब क्या होगा, कौन सा कॉल होगा, ऊपर वाला कि नीचे वाला? मेरा वोट है नीचे वाला, देखते हैं, नीचे वाला कॉल हुआ। तो कोई कंफ्यूजन नहीं थी अभी तक। अब हम लोग इसमें थोड़ा सा डायनामिक चीज़ लाने का कोशिश करते हैं जो रन टाइम के टाइम पे हो। तो उसके लिए हम लोग क्या लगेगा, डायनामिक। स्टैटिक एलोकेशन था ये, अब अपन करेंगे डायनामिक एलोकेशन। ट्राइंग आउट विथ डायनामिक एलोकेशन, ठीक है। तो अभी मैं क्या करूँगा, पेरेंट क्लास का एक पॉइंटर बना दूंगा, जैसा मैं हमेशा इसमें बनाते थे अपन। पेरेंट क्लास का पॉइंटर, उसका नाम रख देंगे P, और एक स्टैटिक एलोकेशन से बना देंगे चाइल्ड क्लास के लिए ऑब्जेक्ट C, ठीक है। और मैं बोलूँगा P को, बोलूँगा कि जो पेरेंट क्लास का पॉइंटर था उसको बोलूँगा भाई ये काम कर, तू ना चाइल्ड क्लास की तरफ पॉइंट कर, ठीक है। तो वो चाइल्ड क्लास की तरफ अब पॉइंट करने लग गया। अब मैं अगर P का, और मैं एरो से, ऑब्वियसली हम लोग डायनामिक एलोकेशन में एरो यूज़ करते थे, P शो ये यूज़ करूँ। अब बोलो क्या कॉल होगा, ऊपर वाला कि नीचे वाला? पेरेंट है, फिर मैंने उसको चाइल्ड पे पॉइंट करने बोल दिया, तो मेरे ख्याल से तो चाइल्ड वाला ही होना चाहिए, राइट।
कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, चाइल्ड वाला होना चाहिए अपने लिए, ठीक है। तो अपन इसको रन करते हैं। अरे ये क्या हुआ, हमने चाइल्ड का एड्रेस दिया लेकिन उसने पेरेंट का कॉल किया। सो दिस इज द सिचुएशन वेयर दिस रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म कम्स इन। क्या होता है, जैसे ही मैंने उसको बोला कि भाई तू पेरेंट क्लास का पॉइंटर है, बात वहाँ ख़त्म हो जाती है। देन ही डजंट केयर कि मैं उसको किसकी तरफ पॉइंट करवा रहा हूँ। अगर एक ऐसा फंक्शन जो दोनों में है, जो पेरेंट में भी है और जिससे मैं उसको एड्रेस दे रहा हूँ उसमें भी है, इट डजेंट मैटर कि वो कुछ भी हो, उसका सब क्लास ही क्यों ना हो, वो हमेशा जिस पॉइंटर का वो टाइप है, इधर जो पेरेंट का है उसी फंक्शन को कॉल करेगा। ही विल नॉट कॉल द फंक्शन ऑफ एनी अदर, जिसकी तरफ भी मैं उसको पॉइंट करवा दूंगा, सेम नाम की चीज़ एग्जिस्ट कर रही है, वो उसका कॉल नहीं करेगा, वो दूसरे का ही कॉल करेगा। सो दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग हियर टू कीप इन माइंड। सो इसको हम चेंज कैसे कर सकते हैं? सो हियर इज योर वर्चुअल फंक्शन स्टेप्स इन। वर्चुअल फंक्शन क्या है वो बताता हूँ। अब क्या होगा, मान लो इसी मेथड से मैं कुछ नहीं करूँगा, ऐसे ही रहेगा, लेकिन अब चाइल्ड क्लास का कॉल होगा। अब वो मैं पॉसिबल कैसे करूँगा? वर्चुअल फंक्शन का यूज़ करके। कैसे? सिंपल लॉजिक। अब मैं क्या करूँगा, अगर हम ध्यान से सोचें तो जैसे ही मैं रन किया तो रन टाइम में ये जाएगा उसके पास, पेरेंट वाले शो फंक्शन के पास जाएगा। तो किसी तरीके से पेरेंट वाला शो फंक्शन इसको बोल दे कि भाई देख, जो मेरी सब क्लास है या जो मेरी सब क्लास है उसने मेरे को ओवरराइड कर दिया, या उसने इस सेम मेथड को डिफाइन किया और मैं चाहता हूँ कि तू मेरा नहीं बट उसके लिए जाके उसके वाले फंक्शन को कॉल कर। अगर ऐसा बोल पाए तो अपना तो काम हो जाएगा रन टाइम के दौरान, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म ऑब्वियसली। सो ऐसा बोल सकता है, ऑब्वियसली बोल सकता है अपने आप को वर्चुअल बोल के, कि भाई जैसे ही कोई फंक्शन अपने आप को वर्चुअल बोलेगा, रन टाइम में कंपाइलर को समझ आ जाएगा कि भाई इसकी बैंड बज गई है, इसको आगे इसके बच्चों ने ओवरराइड किया है, तो वो बच्चों के पास चले जाएगा और बच्चों का फंक्शन एग्जीक्यूट होगा, ना कि इसका। सो ये सुनने में थोड़ा अजीब आपको लगा होगा, लेकिन इसको बैक कीजिए, वापस समझिए, बैक कीजिए, वापस समझिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो मैं इधर मान लो इसको अब डिक्लेयर कर देता हूँ वर्चुअल, ठीक है। कुछ नहीं किया हूँ, बस एक वर्चुअल कीवर्ड ला दिया हूँ। अब इसको मैं करूँगा सेव। देखो रन टाइम के टाइम पे पेरेंट ने खुद बोल दिया कि भाई मैं ओवरराइड हो चुका हूँ, मेरे चाइल्ड ने मुझे ओवरराइड कर दिया है, सो जाओ उसका फंक्शन रन करो, मेरा मत करो। सो ये एग्जांपल था वर्चुअल फंक्शन का, और दिस इज नोन एज रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, एंड इट ओनली एंड ओनली एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ व्हेन आप डायनामिक एलोकेशन करते हो। स्टैटिक एलोकेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं, जो आप प्रेडिक्ट करोगे वही होगा, बट डायनामिक एलोकेशन के द्वारा ये प्रॉब्लम अराइज करेगी, एंड देन यू हैव टू यूज वर्चुअल थिंग्स लाइक वर्चुअल फंक्शंस ओवर हियर। सो इसको अगर थोड़ा सा और करें तो मान लो मैं एक और फंक्शन बना दूँ, void डिस्प्ले। सो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सी आउट बेस क्लास डिस्प्ले हैंडल, और यहाँ पे मैं लिख दूँ void डिस्प्ले सी आउट चाइल्ड, चीट हो गया, चाइल्ड क्लास डिस्प्ले हैंडल, ठीक है। तो इसको हमने वर्चुअल बोल दिया, इसको हमने वर्चुअल नहीं बोला है डिस्प्ले को। सो दोनों को बुला के देखते हैं, ठीक है। पी डिस्प्ले। सो अब बताओ कौन सा किसका कॉल होगा? मेरे हिसाब से शो जो है वो चाइल्ड का कॉल होगा, बट जो डिस्प्ले है वो पेरेंट का कॉल होगा। इतना ये अगर आपको समझ आ गया तो आपको वर्चुअल फंक्शन का लॉजिक सारा समझ आ चुका है। तो जैसा कि हमने प्रेडिक्ट किया था वही हुआ। सो वर्चुअल फंक्शन मतलब कि रन टाइम के द्वारा पेरेंट क्लास को वर्चुअल अगर किसी फंक्शन को बोलता है तो वो ये बोलता है कि भाई मैं ओवरराइड हो चुका हूँ, सो प्लीज़ मुझे मत रन कर, और जा और मेरे बच्चों मतलब चाइल्ड जिसने मुझे ओवरराइड किया उसके लिए ये फंक्शन को रन कर। सो दिस इज़ अ वेरी नाइस थिंग, एंड ऑब्वियसली ये आपको बहुत काम आएगा। सो दिस वॉज वर्चुअल, so this was virtual functions and runtime polymorphism. इसको ये आपके फ्यूचर में बहुत काम आएगा। सो दीज वर द 4 पिलर्स ऑफ ऊप्स। आई होपफुली आपको सब समझ आया हो। मैंने इसको बहुत सिंपल रखने की कोशिश की और सिंपल रख के सब कुछ कवर कर दिया है। सो या
सो एज आई सेड, इसके जो सारे नोट्स हैं फर्स्ट लेक्चर सेकंड लेक्चर के, वो हम टेलीग्राम के थ्रू प्रोवाइड करें। टेलीग्राम की लिंक का यहाँ पे आपको एक डिस्प्ले दिख गया होगा। एट द सेम टाइम कोई भी आपके मन में अभी भी डाउट है, सो वी विल एड्रेस इट इन ऑन आवर इंस्टाग्राम on Sundays, like 1 to 2 hour doubt session. So please make sure you follow me on Instagram, subscribe me on YouTube, and join my Tele channel for notes. Thank you very much.